हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं। 3CB 3CD आप फाइल कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22, जिसका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है 22-23। इसके लिए फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं, आप फाइल करें टैक्स ऑडिट फॉर्म। पर उससे पहले ये जान ले कि क्या आपके ऊपर ये टैक्स ऑडिट अप्लाइड होता है या नहीं होता है, कितनी लिमिट है, क्या क्या पेनल्टीज है, किन किन सेक्शन के अंडर में टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है, सारा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आप पूरा एंड तक देखें। मैं यहाँ पर काफ़ी कवरेज करने के लिए ट्राई करूँगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो टैक्स ऑडिट की जो एप्लीकेबिलिटी आती है वो आती है सेक्शन 44AB में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हम बात करेंगे वो लेटेस्ट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसका जो असेसमेंट ईयर है वो 22-23, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्शन 44AB में क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है 5 क्लोज हैं जिसके अंडर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है। तो मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्लोज है 44AB क्लोज ए। तो इसके अंडर में क्या लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू एनी एसएससी। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है एसएससी, ध्यान दीजिएगा। एसएससी का मीन्स यहाँ पर एनीथिंग एल्स, कोई भी पर्सन हो सकता है स्पेसिफाइड हु इज कैरिंग ऑन ए बिजनेस। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, बिजनेस। तो पहले जो पॉइंट है यानी कि हम बात करेंगे ए, तो उसके अंडर में यहाँ पर बिजनेस कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर एनी एल्स मतलब किसी भी तरह का बिजनेस है। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और शेयर मार्केट से आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी आपका एक बिजनेस ही है। स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस वो एक अलग पॉइंट है, बट लेकिन वो भी एक बिजनेस है, तो वो पॉइंट भी यहाँ पर कवर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि सेल्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेल्स, टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसीट। ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं। तीनों में से कोई भी अगर एक्सीड करते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि जहां पर हम बात करते हैं नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं उसमें अगर टर्नओवर की लिमिट या सेल्स की लिमिट या ग्रोस रिसीट, बिजनेस की बात करेंगे हम क्योंकि प्रोफेशन को अलग से कवर किया हुआ है, तो अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा जाती है तभी हमें टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर इससे कम है तो क्या टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है? नहीं आती है। आप सिंपल आईटीआर फाइल करें। आईटीआर कौन सा फॉर्म फाइल करना है उसके लिए वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। बट लेकिन इस लिमिट को अप्लाइड कराने की कंडीशंस है। कंडीशंस आप ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर और लिखा हुआ एक एक कंडीशन है, एक एक कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीट एक्सीड्स 5% of aggregate of all receipts including receipt for sales, turnover, gross receipt, loans, capital etc during the previous year। मतलब कैटेगरी कोई भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं पैसा आने की, कि कैश में आपको जो पैसा आया है वो 5% या उससे कम होना जरूरी है, तभी ये लिमिट काम करेगी। अगर ये एक्सीड्स हो जाती है फिर उस केस में जो लिमिट होगी आपकी वो होगी 1 करोड़ रुपीस। ध्यान दीजिएगा। ये तो इसका मतलब आ गया इनडायरेक्टली कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में फॉल कर जाते हैं तो आपके लिए जो टर्नओवर की लिमिट है वो, यहाँ पर मैं सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट की बात करूंगा तो 1 करोड़। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर 1 करोड़ की टर्नओवर से होते ही हमारी ऑडिट अप्लाइड हो जाती है। तो वो इसलिए होती है कि आपकी जो रिसीट है वो 5% से ज्यादा है, और उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, लोन्स, कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। तो 5% तक आप उसको रेस्ट्रिक्टेड रखें। शेयर मार्केट वालों के लिए यहाँ पर अच्छा पॉइंट है क्योंकि उनका क्या होता है कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसमें कैश का पॉइंट ही नहीं आता है, तो वो 10 करोड़ वाली जो लिमिट है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कैश पेमेंट। तो पहली बात तो यहाँ पर रिसीट की बात की है, दूसरा यहाँ पर इन्होंने बात किया है पेमेंट का, ठीक है। दोनों में कैश कैश कवर है। सेम वही कंडीशन है 5% वाली, कि 5% उससे कम है तो लिमिट 10 करोड़ होगी, और अगर 5 से ज्यादा हो जाती है तो लिमिट होगी 1 करोड़, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर, रिपेमेंट ऑफ लोन, विड्रॉल, कैपिटल एक्सेट्रा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है हमारा यहाँ पर
21-22। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम यहाँ पर एलिमेंट डिस्कशन कर रहे हैं वो 21-22 के लिए कर रहे हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि इफ बोथ, दैट इज द एग्रीगेट ऑफ रिसीट इन कैश एंड एग्रीगेट ऑफ पेमेंट are in cash are less than 5% of the aggregate receipt and payment respectively, then the limit for audit would be rupees 10 करोड़। तो इसमें यहां पर एग्रीगेट भी कवर किया गया है, ठीक है। जब हम एग्रीगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ड है एंड, और अगर मैं अलग अलग बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरा और वर्ड लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे कि कब कब हमें यहाँ पर लिमिट कैसे देखनी है कि मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आती है नहीं आती बिजनेस के केस में। नेक्स्ट में बाकी अदर पॉइंट में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक एसएससी है जिनकी टर्नओवर है वो 8 करोड़ है, इनकी टोटल जो रिसीट है वो 20 करोड़ है एंड जो पेमेंट्स है वो 15 है। जो कैश पोर्सन है वो लेस देन होना चाहिए 1 करोड़ एंड जो कैश पोर्शन रिसीट का जो है वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए। और यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो 75 लाख, इसका ही हमने निकाला है 5% मल्टीप्लाई करते हुए। इफ एनी ऑफ दिस एक्सीड्स द अमाउंट एज डिस्कस्ड देन ऑडिट वुड बी रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 AB क्लोज ए, और लिमिट जो होगी वो होगी 1 करोड़, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि यहां पर अगर नॉन अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट है और उससे रिसीट या पेमेंट होती है तो उसको कैश में ही माना जाता है, ठीक है। शैल बी डीम्ड टू बी इनकम टैक्स के अंदर में उसको पेमेंट इन कैश माना जाएगा और वो 5% वाली जो ब्रैकेट है उसमें ही कैलकुलेट करेंगे हम टैक्स ऑडिट के लिए। तो यानी कि जो पेमेंट होगी चेक से वो अकाउंट पे ही होनी चाहिए, ड्राफ्ट भी अकाउंट पे ही होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर हम क्लोज बी की। सेक्शन वही है सेम हमारा सेकंड पॉइंट। अब यहां पर ये प्रोफेशन की कैटेगरी को कवर किया गया है। इट इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन इफ हिज ऑडिट्स ग्रोस रिसीट्स। तो यहाँ पर टर्नओवर या सेल्स का क्राइटेरिया ना लेते हुए सिंगल क्राइटेरिया ग्रोस रिसीट अगर एक्सीड्स हो जाती है 50 लाख किसी भी साल में, तो हम यहाँ पर प्रीवियस बात करेंगे 21-22 के लिए। तो जैसे ही आप प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्रोफेशन की जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफाइड है। आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके अकॉर्डिंग क्लोज बी काफी आसान थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लोज सी के ऊपर। तो क्लोज सी यानी कि थर्ड हमारा पॉइंट है कि हमें टैक्स ऑडिट कब करानी जरूरी है। एक एसएससी जो कि कैरी करता है बिजनेस, फिर दोबारा यहाँ पर बिजनेस के लिए कंडीशन आई है इन नेचर ऑफ कवर अंडर सेक्शन 44 AE 44 BB 44 BBB क्लेमिंग हिज इनकम टू बी लोअर देन द प्रॉफिट्स और गेन्स so deemed to be profit and gains of business in any previous year shall be liable to tax audit। तो यहाँ पर इन्होंने इन सेक्शन के अंडर में अलग अलग स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है कि अगर इससे लोअर आप प्रॉफिट या गेन्स को दिखाते हैं तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। 3 सेक्शन है, आप ध्यान कर लीजिए। तीनों सेक्शन यहाँ पर मैंने थोड़ा ब्रीफ भी कर दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला सेक्शन है 44 AE पर्सन एंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज ऑन नॉट मोर देन 10 गुड्स एंड कैरेज एट एनी पॉइंट इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेकंड आता है 44 BB नॉन रेजिडेंट के केस में यहाँ पर अप्लाइड होता है, एंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ providing service or facilities in connection with or supplying plant and machinery on hire use or to be used in the prospecting for or extraction or production of mineral and oils। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इस नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह का है और उसमें स्पेसिफाइड लिमिट से कम आप अगर इनकम दिखाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी नॉन रेजिडेंट के लिए ही है। ये वैसे तो ये काफ़ी कम यूज़ होते हैं, ज़्यादातर तो यही वाला होता है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है उसके केस में 44 AE होता है। 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज, मतलब 10 से ज़्यादा उनका जो कैरेज है वो कम होना चाहिए। नंबर ऑफ ये नंबर दिए हुए हैं। अब उसके बाद नॉन रेजिडेंट एंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शंस और द बिजनेस ऑफ इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और टेस्टिंग commissioning thereof in connection with the turnkey power projects approved by the central government in this behalf। तो अगर इस नेचर का बिजनेस है तो ध्यान दीजिएगा आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाइड हो जाएगी थर्ड पॉइंट के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 4। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है
डी एंड ई, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर लिख सकते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। एनी एसएससी कैरिंग प्रोफेशन, तो ये प्रोफेशन के लिए है, और ये दूसरे वाला जो है वो बिजनेस के लिए है। 44AB यहाँ पर क्लोज ई की बात करेंगे, डी की। तो पहले डी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोफेशन, वो प्रोफेशन जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 44 ADA में। अब 44 ADA जो है वो मिलता किसको है, एक इंडिविजुअल को और एक फर्म को, दोनों के लिए अलाउड है, बट लेकिन इसमें LLP को ये सेक्शन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो जो उनका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के जैसे मैंने बताया था डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। अब वो अगर अपनी इनकम को क्लेम्स करते हैं, इनकम टू बी लोअर देन द प्रॉफिट्स और गेन्स डीम्ड टू बी profit and gains of his profession and his income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो है 50% की। प्रोफेशन के केस में जो लिमिट है सेक्शन, यहाँ पर अगर हम बात करें 44 ADA की, तो 50% की लिमिट है कि आप 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ इनकम दिखा दीजिए या उससे ज़्यादा दिखा दीजिए। 100% तक आप दिखा सकते हैं, उससे कम दिखाएंगे तो फिर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी। और एक चीज़ का और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो है जो प्रॉफिट और गेन्स है उसके साथ साथ यहाँ पर जो है उनकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा होना जरूरी है। तो ये जब दोनों कंडीशंस फॉलो करेगा तब जाकर यहाँ पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ऐसा एक कोई भी इंडिविजुअल HUF हो सकता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल HUF फॉर्म यहाँ पर कवर है और यहाँ पर LLP कवर नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है। और उसकी जो मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है वो है 2.5 लाख रुपीज। फॉर सीनियर सिटीजन 3 लाख एंड फॉर वेरी सीनियर सिटीजन जो है वो 5 लाख की लिमिट्स होती है, ठीक है। HUF के केस में जो है वो 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक की होती है। तो मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स कहीं पर भी आपको लिखा मिले तो वो 5 लाख नहीं होता है। यहाँ पर आप ये चीज भी नोट कर लीजिए, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख ही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। 44 AB सब क्लोज ई, तो यही ये जो क्लोज काम करती है ये बिजनेस के लिए काम करती है और ये तब अप्लाइड होती है जहां पर सेक्शन 44 AD सब सेक्शन 4 अप्लाइड होता है, ठीक है। और ये जो क्लोज है ये स्पेशली यहाँ पर बनाई हुई है इंडिविजुअल HUF और फर्म, बट लेकिन इसमें भी LLP को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये आता है कि सर ये वाली जो क्लोज है ये कंपनी के केस में और LLP के केस में अप्लाइड नहीं होती है, ये इंडिविजुअल HUF और फर्म पे अप्लाइड होती है। कैरिंग बिजनेस एंड अट्रैक्ट सेक्शन 44 AD सब क्लोज 4, दैट इज, यहाँ पर मैंने उसका थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट बता देता हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करे हुए हैं। यहाँ पर ऑप्ट आउट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ लॉक इन पीरियड। जो लॉक इन पीरियड होता है वो यहाँ पर 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। एंड हिज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स टू इनकम टैक्स इन एनी प्रीवियस ईयर शैल बी लायबल टू टैक्स ऑडिट। तो उसका सिंपल सा मीन्स ये है कि आप एक SSC हैं और आप बिजनेस कोई भी बिजनेस रन करते हैं और आप सेक्शन 44 AD में जहां पर प्रिजम्पटिव इनकम का के अंडर में आप जो है 6% या फिर 8% का प्रॉफिट दिखाते हैं और आपने बीच में वो कंडीशन ब्रेक कर दी है जो उसका लॉक इन पीरियड है उससे आप ऑप्ट आउट हो रहे हैं, मतलब 5 साल पूरे होने से पहले आप उसमें से बाहर आ रहे हैं और आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से ज्यादा है, उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो ये तो हमने 5 क्लोज डिस्कस कर लिए हैं कि किस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। आप एक बार ध्यान से इसको रीड कीजिएगा, ये मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। फिर भी कोई पॉइंट में कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं, मुझसे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसके साथ एक नोट है, ये जो क्लोज है लास्ट वाली, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। इफ एन इंडिविजुअल HUF और ए फर्म एक्सक्लूडिंग LLP हैज ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 44 AD के अंदर में, देन ही और इट शैल नॉट बी लायबल टू गेट इट्स बुक्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB इवन इफ उसकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है बट लेकिन 2 करोड़ से कम है, क्योंकि जो सेक्शन 44 AD है उसमें जो टर्नओवर की लिमिट है वो 2 करोड़ रुपए लिखी हुई है कि 2 करोड़ रुपए तक आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। आप मिनिमम 6% या 8% क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए प्रॉफिट दिखाएं
और अपना जो है यहाँ पर आप रिटर्न फाइल कर दें, तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप उससे कम प्रॉफिट दिखाते हैं 6% 8% से, तो फिर वो लिमिट जो है वो काम नहीं करेगी और 1 करोड़ जो ये लिमिट दी हुई है वो भी आपकी यहाँ पर वर्क नहीं करती है। तो सिंपल यहाँ पर हम मीन्स में कहते हैं कि वो एसएससी जो कि इंडिविजुअल, एचयूएफ और एक फर्म है, तो वो अगर किसी भी साल में, अब यहाँ पर मैं 1 करोड़ की बात नहीं करूंगा, वो 44AD सेक्शन के अंडर में कवर्ड है। केवल वो एसएससी यानी कि यहाँ पर कंपनी और एलएलपी को कवर नहीं किया गया है और वो अपनी इनकम 6% 8% से कम दिखाते हैं या फिर लॉस में दिखाते हैं, अब यहाँ पर टर्नओवर का कोई काम ही नहीं रहा है, तो उनको भी ऑडिट कराना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट है, इन सच केस इवन द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेटिंग पोर्शन ऑफ कैश, फिर हम कैश रिसीप्ट वाला जो 5% वाला क्राइटेरिया है उसको मैं कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है। ठीक है, बट इफ द पर्सन आफ्टर वंस अवेलिंग सेक्शन 44AD, यानी कि उसने एक बार 44AD ऑप्ट कर लिया, अगर वो 44AD ऑप्ट ही नहीं करता तब तो वो कंडीशन काम नहीं करेगी 6% 8% वाली, और वो नेक्स्ट ईयर में चाहता है कि वो इसका बेनिफिट ना ले, मतलब वो 6% या 8% नहीं दिखाना चाहता, उससे कम दिखाना चाहता है या लॉस दिखाना चाहता है, एंड डिक्लेयर्स इनकम लेस देन द डीम्ड इनकम जो कि 6-8% है, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन 44AD की सब क्लोज 4 के अंडर में लिखा हुआ ये अट्रैक्ट हो जाता है। एंड इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो कि 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो उस केस में ऑडिट कराने की लायबिलिटी आ जाती है सेक्शन 44AB सब क्लोज ई में। तो जो चीज मैंने बताई है वो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई भी, आप उसको चेक करें। इन सेक्शन के अंडर में आप जाएं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से, सेक्शन 44AB 44AD एक बार रीड करें, उसमें भी आपको सेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं पेनल्टी की तरफ कि अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें पेनल्टी कितनी आती है। ठीक है, तो ये पेनल्टी है, पेनल्टी का क्राइटेरिया है if any taxpayer who is required to get the tax audit done but fails to do so, the least of the following may be levied as a penalty। तो यहाँ पर may वर्ड यूज किया गया है, तो ये असेसिंग ऑफिसर यहाँ पर डिसाइड करते हैं, या फिर हो सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका ऑटोमेटिकली डिसाइड हो। रिसेंटली इनकम टैक्स की जो पोर्टल है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो यहाँ पर दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो लगेगा 0.5% ऑफ टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, या फिर 1.5 लाख रुपए। तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है। तो आप अपने जो भी टैक्स ऑडिट में अगर कवर होता है तो कंप्लायंस को टाइमली फाइल करें, बट ये पेनल्टी जो है वो वेव भी हो सकती है। उसका जो क्राइटेरिया थोड़ा टफ है कि कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। उसके कुछ रीजनेबल कॉजेज है जो कि ट्रिब्यूनल ने, कोर्ट ने एक्सेप्ट किए हैं, बट लेकिन हर केस में ये हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा हो गया ये वाला, थर्ड हो गया ये, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये थोड़ा प्रूफ करना थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, कि ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये एक्सट्रीमली जो सिचुएशंस होंगी केवल उसी में यहाँ पर ये काम करेंगे, बाकी जनरल सिचुएशन में आप नहीं कह सकते हैं। मतलब एक तरह से बियॉन्ड कंट्रोल भी आप इसको बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर ये वाले केसेस है जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज, इग्निशन ऑफ टैक्स ऑडिटर एंड कंसिक्वेंट डिले, जनरली ऐसा केसेस में हो सकता है। लेबर प्रॉब्लम जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट्स, लॉस ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ऑफ सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल, अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है, उनको ही प्रूफ करना पड़ेगा। फिजिकल इनएबिलिटी या फिर डेथ ऑफ पार्टनर इन चार्ज ऑफ द अकाउंट्स, तो ये कंसिक्वेंस है। अगर इस केस ये वाले कंसिक्वेंस आपके साथ होते हैं तो फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ब्रीफिंग कर दी है कि टैक्स ऑडिट कब अप्लाइड होगा, कब नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। फॉर्म आ गए हैं, आप नए फॉर्म फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं, एक बार आप जाकर वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। प्लेलिस्ट के अंदर में यहाँ पर कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस एंड रिटर्न पार्ट्स को भी कंपाइल किया गया है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।